Good afternoon, students. Let's all of you Good come. afternoon. Then after we will. Okay. सब लोग आ जाने दो. Then after we will start. Okay. Okay, students. So let's start. This is page number 267. Take out 267 page number in your book. In last class we had talking about three things are not worthy. ठीक है, मतलब जो ऐसे हम पहले किसकी बात करते हैं, हम चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं. उसमें वैल्यू एडेड टैक्सेस की हम बात कर रहे थे. वैल्यू एडेड टैक्सेस में कुछ ऐसे थ्री थिंग्स है जो कि नॉट वर्थी, मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, है ना. तो अभी उसी से रिलेटेड जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. मतलब जीएसटी के बारे में हम जो है और थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे. सो इन पेज नंबर 267, move to the transparent GST system has certain other advantage when multiple taxes were used. Okay, इसको कोई रीड करेंगे प्लीज आप लोग. Who will read? कौन रीड करेगा? मैम मैं कर रही हूँ. Okay, रिया स्टार्ट बेटा. Moving to a transparent GST system has contained other advantage than कंटेन नहीं है, multiple सर्टन taxes. सर्टन. Certain other advantage than multiple taxes were used. This were hidden in the price as the good moved from one stage to another in the long chain from production to final कंजम्पशन. consumptions. All the कंजम्पशन. taxes consum- consumptions, all the taxes that were paid were not disclosed. It would be maintained price मेंशनड. mentioned price inclusive of all taxes. But how much taxes were not started under GST tax on a product will be especially especially स्पेशली. स्पेसिफिकली. especially ma- स्पेसिफिकली. specifically maintained मेंशन mentioned in the इन द bill. बिन. हाँ, अब रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. लेट मी पैराग्राफ को मेरे को एक्सप्लेन करना, देन आफ्टर. ओके. मूविंग टू द ट्रांसपेरेंट जीएसटी. अगर हम जीएसटी, गुड आफ्टरनून, जीएसटी के अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट वे की अगर बात करें कि इसमें और भी सारे बहुत अदर एडवांटेज है. क्या एडवांटेज है कि जो मल्टीपल टैक्सेस वगैरह जो छुपे रहते थे एक प्राइस के अंदर, वो एक ही प्राइस में जो है, एक ही जीएसटी में सारा चीज जो है उसमें इंक्लूड रहता है. ओके. मतलब एक लॉन्ग प्रोसीजर जो पहले डिस्टेंस कवर करना पड़ता था कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले. पहले प्रोडक्शन के लिए आप एक टैक्स देते हो, फिर प्रोडक्शन करने के बाद एक टैक्स देते हो, फिर आप बेचने के लिए जाते हो तो एक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सारे चीज आप उस पर इंक्लूड करते हो. लेकिन जो जीएसटी में ऐसा है कि आप सारे के सारे जितने भी परसेंटेज है आप एक फिक्स परसेंटेज में आप रख देते हो, जो कि ऑलरेडी जो है उस पर्टिकुलर जो है प्राइस रेट में, एमआरपी में जो है इंक्लूड रहता है. ओके. बट हाउ मच टैक्सेस वर नॉट स्टेटेड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सेस जो आपको स्टेटेड रहेगा कि 2% आपका सर्विस टैक्स का लगा, 2% आपका जो है
क्या बोलते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी का लगा, 3% आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगा है, 3% आपका, तो ऐसे 2-3% करके ना लोग ना पूरा का पूरा टैक्स जो है ना पूरा कंज्यूमर से निकाल लेते थे। ये बहुत ही गलत चीज हो जाता था। अभी क्या हो गया कि पूरा का पूरा फिक्स टैक्स हो जाता है, कि अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन तक के टैक्स सिर्फ प्रोड्यूसर्स देगा। देन प्रोडक्शन के बाद जो भी अदर जो स्टेज आ रहा है सेलिंग करने का, मार्केटिंग करने का, वो भाई म्यूट रखो अपना माइक प्लीज। ओके तो प्रोडक्शन करने के बाद जो भी मार्केटिंग का रहता था, एजेंसी का रहता था, वो खुद का अपना प्रॉफिट में टैक्स इंक्लूड करके उसको सेल करता था। ओके तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग टैक्स था उसको रिड्यूस करने के बाद उसके बाद जो भी उसका टैक्स रहता था उसको इस पे इंक्लूड रहता था। लास्ट में जो है जब कंज्यूमर के पास ज्यादा था वो खरीदने के लिए, जब सेल होने के लिए, तो कंज्यूमर फिर जो है उसका टोटल टैक्स पे करता था। ठीक है, तो दिस ऐसे प्रोसीजर पूरी तरीके से जो है ये बना हुआ था। So under GST tax or product will be the specially mentioned in the bill. अगर आपको GST का टैक्स का पूरा अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी आपके जो भी आप सामान खरीदते हो उस बिल में मेंशन रहता है। ओके नाउ रीड नेक्स्ट पैराग्राफ रिया। Ma'am, can I read? नो नो रिया भी रीड कर रही है, रिया को करने दो, लेट हिम कंप्लीट दिस Yes, ma'am. पैराग्राफ देन आफ्टर लेट हर सॉरी। Another Another important important difference is the one tax for the whole country. Under GST, the goods and service carry the same tax rate across the country, whether it is sold next to factory where it is produced produce. or thousands of kilometers away. The tax rate charged would be the same yearly. The tax rates would differ across states. Medicines or motorcycles were Cheaper cheaper. in one state, As a another state. result, there was an unwanted com- yes, ma'am. There was unwanted competition with industry and trade marketing from one state to another. People smuggled goods from one state to another without paying the required tax. Further, for the movement of goods across states, there was entry tax which would be collected at the border. You may have noticed the long line of trucks that at state borders or at the entry point of cities. Under GST, these problems will be avoided. This will save a lot of time and energy. GST, however, still has some way to go. For instance, petrol and diesel, two important intermediate products, have not been included in GST, and these products continue to be taxes for before sale tax हाँ rate in ओके ओके percentage स्टॉप on स्टॉप 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 स्टॉप। देखो वो जो पढ़े ना वो इंटरमीडिएट गुड्स है, प्रोडक्ट है। ठीक है, वो जो टू इम्पोर्टेंट इंटर आप कुछ और प्रोनाउंसिएशन किए थे, दैट इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट उसको बोला Okay, ma'am. जाएगा। हाँ तो इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है, अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज वन टैक्सेस ऑफ द होल कंट्री। इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज, प्लीज माइक माइक को म्यूट करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो है इस टैक्सेस का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप होल कंट्री में ये टैक्स सबके लिए बराबर है। ओके ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट के लिए दूसरा टैक्स स्लैब है, किसी और के लिए दूसरा टैक्स स्लैब है, ऐसा नहीं है। निहाल सिंह सिन्हा, म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। एनीवे एनी अदर इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट अदर डिफरेंस इम्पोर्टेंट है इस जीएसटी का, कि जो है ऑल ओवर कंट्री में जो है सेम रेट है। ओके सेम क्या बोलते हैं परसेंटेज है, हर एक का टैक्स रेट जो है वो सेम है। वेदर इट इज सोल्ड नेक्स्ट टू द फैक्ट्री वेयर द प्रोड्यूस और थाउजेंड द किलोमीटर अवे द टैक्स रेट
charge would be the same. ठीक है, यहाँ पे कितने भी मतलब कहीं पे भी बना हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी हुआ हो, अगर आप ऑल ओवर कंट्री में कहीं पे भी अगर आप उसको भेजते हो तो सेम रेट टैक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा. मेडिसिन और मोटरसाइकिल वेर चीपर इन वन स्टेट देन अनदर. मेडिसिन और मोटरसाइकिल का जो भी प्राइस है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हर जगह मेडिसिन की कंपनी नहीं होती है और हर जगह मोटरसाइकिल की कंपनी इंडस्ट्रीज नहीं होती है. तो यहाँ पर दूसरे स्टेट लोग के लिए ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो जो रेट जो सेल करेगा उसमें उनको सस्ता ही लगेगा. एज अ रिजल्ट देयर वाज अनवांटेड कंपटीशन बिटवीन द स्टेट. तो इस तरीके से जो है स्टेट लोग के बीच जो कंपटीशन होता था वो रुक जाएगा. विथ इंडस्ट्री एंड ट्रेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. मतलब माइग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है बिजनेस करना. मतलब मैं अगर यहाँ बिजनेस कर रही हूँ तो मैं अपना बिजनेस कहीं और भी सेट कर सकती हूँ. तो दैट इज कॉल्ड ए माइग्रेटिंग. ओके, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना. आप पढ़ने के लिए भी अगर जाओगे एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहता है. वैसे ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको माइग्रेटिंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेटिंग लगेगा. ओके, तो यहाँ पे जो है नहीं लगता जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस. टैक्स के कारण, क्योंकि जीएसटी के कारण, क्योंकि जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में सेम टैक्स रेट है. यू मे हैव नोटिस टू लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रक दैट एज स्टेट बॉर्डर्स और एंट्री पॉइंट एंड सिटीज. अगर आप देखोगे कि बॉर्डर में अगर मान के चलो कोई भी आप सामान मतलब जो भी गुड्स है आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजोगे तो आपको बॉर्डर में लंबा लाइन, ट्रकों का लंबा लाइन लगा रहता है और वहां पर अपना इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मतलब क्या सामान जा रहा है ना. बॉर्डर में टैक्स देना पड़ता है. लेकिन अभी जीएसटी जब से चालू हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती. ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से अवॉइडेबल हो चुकी है. लिखा है ना यहाँ पे, अंडर जीएसटी दिस प्रॉब्लम विल बी अवॉइडेड. क्यों? क्योंकि ऑल ओवर कंट्री के लिए सेम रेट टैक्स रेट है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होता है टैक्स स्लैब में. ओके, तो जिसके कारण बॉर्डर में यहाँ पे टैक्स और पे नहीं करना पड़ता है. सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, परमिशन लेना पड़ता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हैं, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है बस. बाकी उसमें और कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं. नाउ देयर विल सेव अ लॉट टाइम एंड एनर्जी. जिससे के कारण इससे टाइम और एनर्जी दोनों बहुत ही सेव हुए हैं. जीएसटी हाउएवर स्टिल हैज सम अवे to go. For instance, petrol and diesel, two important intermediate products, have not been included in GST. This product continue to be taxes before. Okay, इसमें पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस रहता है और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं होते हैं. नॉट बीन इंक्लूडेड. ओके, हैव नॉट बीन इंक्लूडेड जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस रहता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है और कितना किलोमीटर तक कभी वो प्रोडक्ट को लेके जाना है उसका कोई अजम्पशन नहीं रहता, जिसके कारण जो है पेट्रोल और डीजल का टैक्स उस पर नहीं लगता. वो बाद में जाके लगता है जब उस पर्टिकुलर प्लेस में वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तब जाके डीजल और पेट्रोल का प्राइस उसमें लगता है, चार्ज लगता है. ओके, उसके पहले नहीं लगता है. देन आफ्टर सेल्स टैक्स इन परसेंटेज पेट्रोल डीजल एज ऑन 1 नवंबर 2017 राउंड ऑफ फिगर में जो है परसेंटेज पेट्रोल और डीजल का जो परसेंटेज सेल्स टैक्स में लगाया गया है. जैसे आंध्र प्रदेश में पेट्रोल का 39% है तो डीजल का 31 है. वैसे तेलंगाना का 35, 27, देन छत्तीसगढ़ का 29, 27, उड़ीसा का 26, 26, मतलब उड़ीसा का सेम है, एंड महाराष्ट्र का 43 एंड 23. ओके, तो यहाँ पे जो है टैक्स रेट जो है वो क्या होता है यहाँ पे चेंज हो जाता है. ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया आप लोग को? यस मैम. देन Yes, हम ma'am. लोग नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स में जाएंगे. हु विल रीड डायरेक्ट टैक्स? Ma'am, can I read? यस, व्हाट इज योर नेम बेटा? Ma'am, Komal. हाँ कोमल, स्टार्ट रीडिंग बेटा. डायरेक्ट टैक्स. Direct tax. Until now, we have learned about indirect tax that are levied on goods and services, but it is the consumer who eventually pays them. But there are some taxes there that individuals have to pay directly to the government. These taxes are levied on the income of individuals or companies or on the income of business firms.
These are called direct tax. We have two direct tax, income tax and corporate ओके tax. ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। डायरेक्ट टैक्स का यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो है हम गवर्नमेंट को कुछ कुछ ऐसे टैक्स, जैसे एक टैक्स हमने बात किया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू जाता है, जीएसटी के थ्रू जाता है। ओके, एक है डायरेक्ट टैक्स। इस डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो है हमारे इनकम पे टैक्स लगता है और हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, जो भी हम इनकम करते हैं, एक टैक्स स्लैब होता है, ठीक है, आप लोग अभी छोटे हो, बट एक टैक्स स्लैब होता है, जब उसमें एक परसेंटेज दिया जाता है, वुमेन के लिए अलग रहता है, मेन के लिए अलग रहता है, और ओल्ड एज मतलब 60 के बाद के जो भी रहते हैं उनका अलग रहता है। देन इंडस्ट्री का अलग होता है, जो कंपनी है उसका अलग होता है, पार्टनरशिप रहता है उसका अलग रहता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स स्लैब्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखा जाए पर्टिकुलर जो एक एम्प्लॉय के मतलब तौर पे काम करता है किसी भी कंपनी में, तो उसका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रहता है। मान के चलो लड़की लोग का जो है 2 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा, ठीक है। 2 लाख के नीचे अगर वो कमाते साल भर में, ओके, साल भर में अगर 2 लाख से कम कमाते हैं तो उनपे टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2 लाख से ऊपर कमाते हैं, मान के चलो 2,10,000 कमाता है कोई पर्टिकुलर गर्ल, ठीक है, जो भी लेडीज है, तो वो 10,000 पे टैक्स देगी 10%, ठीक है। 10% रहता है, 20% रहता है, 30% रहता है। ओके, देन आफ्टर 2,10,000 पे हो गया टैक्स, 10,000 पे परसेंटेज निकाल लिए, ठीक है, उसको लिख ले 10%। अब मान के चलो जिसका 3 लाख है, तो 3 लाख में से 10,000 को पहले 2,10,000 को माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि 2 लाख तो एग्जेम्पशन है, 2 लाख तो अपन उसको नहीं पे कर रहे हैं, पे करना है, 10,000 का हमने पे कर दिया, बाकी कितना बचा? 90,000। 90,000 पे फिर 20% चार्ज लगेगा। वैसे ही मेन का भी रहता है, मेन का थोड़ा कम रहता है, ठीक है। मेन का रहता है 1 लाख, मतलब साल भर में अगर 1 लाख रुपए कम कमा रहे हैं तो ठीक है, अगर 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको वो रहता है। मैंने ये रैंडमली बताया है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली। रहता है 3 से 4 लाख वाला रहता है, 3 से 4, 3 रहता है लड़के लोग का, और लड़की लोग का 4 लाख का रहता है। ओके, 4 लाख अगर लड़कियां लोग कमाती है साल भर में तो एग्जेम्पशन रहता है। तो ये टैक्स स्लैब होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ टैक्स स्लैब रहता है, एक आपका इनकम टैक्स होता है, एक आपका कॉर्पोरेट टैक्स रहता है, जो कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअली पर्सन को देना ही रहता है, ये कंपलसरी है। ओके, नाउ कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है? स्टार्ट बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स दोनों पढ़ लो, देन आफ्टर आई विल मेक यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड। Corporate tax. Companies or commercial firms pay corporate tax. This tax is paid on the earned income of the company, which is calculated after deducting all expenses incurred, raw material cost, employee wages, etc. Income tax. It is levied on the personal income of individuals. There are many income sources such as salary and allowances. In addition, people can earn interest on their bank deposits. They can also give property they own on rent and earn an income. Income tax has to be paid on all this income. Income tax has to be paid on all income earned above a specified income. The tax is a fixed percentage on of the total income. The higher the income, the higher is tax that has to be paid. ओके ओके, स्टॉप। नाउ यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 2 टाइप ऑफ टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स में जितने भी कंपनीज होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, जैसे रिलायंस, देन आफ्टर रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है ना, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है अपने अंडर में फर्म करके रखी है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, आयरन और स्टील बना रही है, देन कार मेकिंग बना रही है, तो बहुत ही बड़ा ह्यूज कंपनी है वो, ठीक है। देन आफ्टर आप बोलोगे टाटा मोटर, टाटा स्टील, देन आफ्टर क्या बोलते हैं, और क्या है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो हिंदुस्तान लीवर, देन और क्या है, बाबा रामदेव का, ये भी एक कंपनी मेडिसिन वगैरह बनाती है, लेकिन ये भी एक कंपनी के ही तौर पे कहा जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो ये सारे कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, जो कि
अपने टोटल प्रॉफिट में से जो है टैक्स देती है गवर्नमेंट को। ओके, मतलब जो टोटल टैक्स जो भी रहता है ना उसका, वो पूरे वो जो है कंपनी जो है अपने प्रॉफिट में से जितना भी प्रॉफिट हुआ रहता है, मान के चलो पूरे साल भर में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रही है, करोड़ से भी ज्यादा रहता है उनका, ठीक है, 150 करोड़ रुपीस अगर कमा रही है, तो उनका भी टैक्स स्लैब रहता है कि इतने परसेंटेज आप लोग को छूट दिया जाएगा, बाकी के ऊपर के इनकम को आपका उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स, इट इज लेविड ऑन द पर्सनल इनकम। लेविड का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, चार्ज। लेविड का मतलब आप वहां पर अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, लेविड का मतलब होता है चार्ज। तो पर्सनल इनकम, हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है अपने उस पर्सनल इनकम में जो है टैक्स पे करता है। देयर आर मेनी इनकम सोर्सेस सच एज सैलरी, अलाउंस। हर एक बहुत सारे क्या बोलते हैं इनकम सोर्सेस होते हैं, जैसे कि हर एक सिर्फ सैलरी नहीं, उनको अलाउंस भी मिलता है, तो उस पे भी जो है टैक्स लगता है। In addition, people can earn interest on on their bank deposit. They can also give property they own on rent and earn an income. Income tax has to paid on all this income. Income tax has to paid on all income and earned above a specified income. The tax is fixed percentage of the total income. The higher the income, the higher is the tax that has to be paid. देखो अभी यहाँ पे इनकम टैक्स का क्या बता रहा है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है यहाँ पे पे करना रहता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अलायंस है, कुछ भी हो, ठीक है। और जो भी बैंक डिपॉजिट, अगर उनका बैंक डिपॉजिट है, उस पर भी जो है कुछ इंटरेस्ट जो है उनको मिलता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। और साथ ही साथ जो भी वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो रेंट पे लिए हुए हैं, वो उसमें भी उनको टैक्स देना पड़ता है, जिसको प्रॉपर्टी टैक्स हम बोलते हैं। ओके, देन इनकम टैक्स है ऑल इज दिस इनकम, मतलब जितना भी इनकम टैक्स आप देखोगे पूरा इनकम के ऊपर ही टैक्स लिया जाता है। तो कोई स्पेसिफाइड जो है इसका इनकम जो रहता है उस टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिसका जितना हायर इनकम रहता है उसको उतना हायर टैक्स भी पे करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, जस्ट वेट। ओके, स्टार्ट। हु विल रीड? मधु कुमारी, सृष्टि, सृष्टि, आर यू देयर? सृष्टि, आर यू देयर? Ankita, are you there? Yes, ma'am. Okay, Ankita, start reading, beta. Page number 269. Take a look at the following three cases. मैम टेबल को भी पढ़ना है? मत, नहीं उसको मत पढ़ो, आगे पढ़ो, तुम बस पैराग्राफ पढ़ो, टेबल मत पढ़ो, ठीक है? Yes, ma'am. It is justifiable to levy the same income tax for all three individuals. If Jyoti cannot feed her children 2 square meals a day, it is right to tax her ₹50. You can now consider taking a fixed percentage of each individual income as a tax. But is this also justified? Assume that each of these three individuals gives 10% of their income as tax. Calculate how much each of them would pay as a tax. We can see from the above table that it would not be justified to levy the same percentage of tax from all three, because even now, Jyoti would not have enough money for her family expenses. Maybe even Asif would not have enough money to spare to repair his house. But if Jyotin were to be taxed at 20% of his income, he would still have enough money in hand to look after his basic need and still have a surplus. To make income tax more just, we can say that income tax should be levied only on those who earn above a certain specified income. Suppose we specify the minimum limit of this income as ₹7,000 per month. We can only say that those who earn more income should be taxed more. Let us try to understand with this help of an example. Okay, stop.
स्टॉप 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 स्टॉप। देखो यहाँ पर आप लोग का टैक्स स्लैब दिया भी है, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। प्लीज लुक एट द, अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो, अगर बुक है तो बुक में ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है कि टेक लुक एट द 3 केसेस। जैसे कि पहला है नेम ज्योति, जो कि डेली लेबरर है, मतलब डेली वो वेजेस जो है अर्न करती है, उसका मंथली इनकम है 1500 1500, और उसका फिक्स्ड इनकम कितना है, टैक्स जो है उसका 50 रुपीज है। ओके, फिक्स्ड इनकम टैक्स, जो उसका फिक्स्ड इनकम टैक्स कितना है 50 रुपीज है। आसिफ एक स्कूल टीचर है जिसका उसका पेमेंट है 8000 रुपए, उसका भी फिक्स्ड इनकम टैक्स कितना है 50 रुपीज है। जितेंद्र ट्रेडर जो है 30,000 जो है अर्न कर रहा है, उसका भी जो है फिक्स इनकम टैक्स जो है 50 रुपीज है। मैंने जैसे आप लोग को यहाँ पे बताया कि जिसका जितना हायर इनकम रहेगा उसको उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये जो टेबल है फर्स्ट वाला टेबल, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आप देखो ज्योति अगर एक सिंपल लेबर है, उसको 1500 में 50 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है, वो 1500 सिर्फ कमा रही है। इन तीनों में सबसे कम जो इनकम है किसका है, ज्योति का ही है ना। तो यहाँ वो 50 रुपीज अपने 1500 में से 50 रुपए दे रही है। और आसिफ जो है 8000 कमाता है, ठीक है, मतलब ज्योति से थोड़ा ज्यादा कमाता है, तो यहाँ पर वो 50 रुपए दे रहा है। और जितेंद्र जो दोनों से ज्यादा कमाता है, 30,000 कमाता है, वो कितना दे रहा है, 50 रुपए दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस किसको किसको हो रहा है, ज्योति को और आसिफ को हो रहा है, जितेंद्र को तो यहाँ पे फायदा हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे 30,000 पर वो सिर्फ 50 रुपए दे रहा है, लेकिन ज्योति यहाँ पे 1500 में सिर्फ 1500 जो उसका इतना कम सैलरी है, वो उसमें कितना दे रही है, 50 रुपए। ओके, तो ये थोड़ा सा अनजस्टिफाई हो जाता है कि अगर हम फिक्स परसेंटेज रखते हैं, फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं इनकम टैक्स का, तो बाकी कुछ लोगों को जो लोअर इनकम वाले हैं उनको नुकसान होगा, जो हायर इनकम वाले हैं उनको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अलग टैक्स स्लैब बनाया। नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट टेबल लेवल नेक्स्ट में देखोगे, व्हेन ज्योति अर्न 1500, यहाँ पे सिर्फ उसका 10% देंगे, तो 10% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, रुपीज 150। ओके, आप 10% निकालोगे ना 1500 का, तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो ज्योति जो है 150 रुपीज देगी। देन आसिफ 8000 रुपीज कमा रहा है, तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। तो आसिफ जो है अपनी सैलरी में से 800 रुपीज किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, ठीक है, अपने ही इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो पे कर रहे हैं। वैसे जितेंद्र का कितना 30,000 है, उस पर वो 10% देगा, तो कितना आ जाएगा, 3000। तो वो 30,000 में 3000 पे कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पेमेंट किसको करना पड़ा, जितेंद्र को, क्योंकि उसका सैलरी ज्यादा है, दैट्स व्हाई ही गिव मोर क्या बोलते हैं, टैक्स। ओके, आसिफ का उससे कम है, ठीक है, तो वो आसिफ जो है और कम दे रहा है, और ज्योति का जो सबसे कम है उसका सैलरी, तो वो और कम दे रही है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, इस तरीके से जो है ये जस्टिफाई होता है। तो उसी का एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे। वी कैन सी फ्रॉम द अबव टेबल दैट इज वुड बी जस्टिफाइड टू लीव द सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स फ्रॉम ऑल थ्री बिकॉज, ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, कंफ्यूज मत होना। नाउ नेक्स्ट टैक्स स्लैब में जो है आपका नेक्स्ट थर्ड वाला टेबल पे आप देखोगे, टू मेक इनकम टैक्स मोर जस्ट when we can say the income tax should be levied only those who earn above certain specified income। हम उन्हीं के ऊपर ही जो है टैक्स का रेट लगा सकते हैं, जो कि अगर एक कोई स्पेसिफाइड इनकम है, मतलब कम इनकम है, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी इस टेबल में आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 7000। अगर किसी का मंथली मतलब समझ रहे ना, हर महीने जो अगर इनकम किसी का 7000 है, तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेस देन 7000 पर मंथ के हिसाब से अगर किसी का भी रहता है, 7000 से कम अगर रहता है, तो उसको कोई टैक्स गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। 7001 से लेके ₹15,000 तक जो है उसको कितना देना पड़ेगा, 10%। ओके, मतलब मान के चलो 7000 अगर कोई कमा रहा है, तो 7000 तक तो उसको पेमेंट नहीं करना है। अगर 7000 1 रुपए कमा, तो 1 रुपए में भी उसको 10% देना पड़ेगा, 0.01% देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। और अगर मान के चलो 15,000 है,
तो उस 15,000 में से पहले 7,000 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, देन बाकी कितना बचा, बाकी जितना भी अमाउंट बचेगा 7,000 में से मान के चलो 15 है तो कितना हो जाएगा 8,000 है ना। 8,000 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 पे परसेंटेज लगेगा, सो 8,000 पे 10% लगेगा। वैसे ही फिर 15,001 में से 25,000 के बीच कितना लगेगा, 20% लगेगा, और 25 से अबव रहेगा तो कितना होगा, 30% लगेगा। तो दिस आर द थिंग्स। समझ में आया अभी इसको, अभी समझ Yes, में आया ma'am. आपको? हाँ, Yes, ma'am. अभी आपका होमवर्क है पेज नंबर 270 में, पेज नंबर में जाओगे। आप लोग के पास, सबके पास बुक है? Yes, ma'am. Yes, हाँ, तो पेज नंबर 270 में देखोगे 2 तो टैक्स का दिया हुआ है, एक ज्योति, आसिफ और जितेंद्र का दिया हुआ है, और एक आपका टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट नीचे जो दिया हुआ है, ठीक है। वो दोनों आप लोग अपना होमवर्क करके रखेंगे, ठीक है। दैट इज अ होमवर्क कि मंथली इनकम अगर होगा तो Yes, ma'am. इंडिविजुअल उन लोग को कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे गवर्नमेंट तो कितना पे करना पड़ेगा। ये दो जो टेबल है 270 में, इसको आप लोग होमवर्क करके रखेंगे। अंडरस्टैंड, समझ में Yes, आया? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. टुमारो आई विल लर्न अबाउट इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम। जो इक्विटेबल टैक्सेशन होता है, सिस्टम होता है, उसके ऊपर अपन कल पढ़ेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. फ्रॉम हाँ, चैप्टर है आप लोग को तो शायद, हाँ बोलो। कल टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? अच्छा हाँ, कल सोशल का टेस्ट, ओ गॉड, सॉरी बेटा। ठीक है, मैं आप लोग को ना मैसेज कर देती हूँ, मैसेज Yes. कर दूंगी। एक्चुअली मेरे को घर जाने दो, ठीक है, पेपर में बना दी हूँ बट मैं उसका वो भूल गई हूँ। ठीक है बेटा, मैं ना आप लोग को ना घर पे जाके मैसेज करती हूँ कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. स्टार्टिंग के चैप्टर्स आएंगे, अभी रिसेंटली के चैप्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब वही एक दो चैप्टर्स ही आएंगे, ठीक है। और Yes, दूसरी ma'am. चीज ये कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग का मंडे से आप लोग का स्कूल स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप लोग Yes, ma'am. जितना हो सके, जितना मतलब अनिवार्य हो सके, आप लोग स्कूल में आके क्लास अटेंड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और Yes. और क्या था, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ये इक्विटेबिलिटी टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. ओके, वेलकम। Thank you, ma'am.